अब हम आपको भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक तूफानी भाषण दिखाएंगे जो उन्होंने समुद्र की लहरों के बीच आईएनएस विक्रांत से दिया है। आईएनएस विक्रांत मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में पाकिस्तान के कराची शहर पर नजर गाड़ कर बैठा हुआ था। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में तैनात इसी आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को 3 बहुत ही कड़े संदेश दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक वार्म अप था और अगर अगली बार पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत की तो हमारी नौसेना एक्शन में आ जाएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। दूसरा, नौसेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अब नौसेना जरूरत पड़ने पर उसके 4 टुकड़े भी कर सकती है। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अब पाकिस्तान ने कुछ किया तो पहला वार नौसेना की तरफ से होगा, यानी अगली बार भारत नेवल स्ट्राइक के लिए तैयार रहेगा। खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े होता। अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के द्वारा हो। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। असल में पाकिस्तान भारत की नौसेना से काफी घबराता है, क्योंकि वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और आज भी पाकिस्तान में जब बलूचिस्तान के लोग आंदोलन करते हैं तब पाकिस्तान को यही डर सताता है कि बलूचिस्तान को अरब सागर में भारतीय नौसेना का साथ कहीं ना मिल जाए। पाकिस्तान की लगभग 80% समुद्री सीमा बलूचिस्तान के प्रांत में ही आती है और यही कारण है कि बलूचिस्तान में जब आंदोलन होता है, जब भी आंदोलन होता है, तब पाकिस्तान को अरब सागर में भारतीय नौसेना का डर सताता है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत नौसेना है, जबकि पाकिस्तान की नौसेना 27वें नंबर पर आती है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं। भारत के पास समुद्री सीमा की निगरानी के लिए 135 पोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसके आधे 69 हैं। भारत के पास 13 नौसेना विध्वंसक हैं,
जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, और भारत के पास 14 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 युद्धपोत हैं। तो हमारे देश में और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो लोग पाकिस्तानी सेना की पैरवी करते हैं, जो लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, आज उन्हें ये आंकड़े ध्यान से देख लेने चाहिए। आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि एक जमाने में भारत को समुद्र की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, और पश्चिमी देशों की नौसेनाएं हमारी नौसेना से कमजोर थी। भारत की समुद्री सीमा 11,098 किलोमीटर लंबी है, जो पूरी दुनिया में 14वें स्थान पर है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर इस नक्शे को देखिए, जिसमें भारत हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक किसी भी समुद्री व्यापार के लिए भारत उसके केंद्र में आता है। भारत के लोथल में इस दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, जो लगभग 4,200 वर्ष पुराना है, यानी ईसाई धर्म से भी 2,000 वर्ष पुराना और इस्लाम धर्म से 2,800 वर्ष पुराना। जिस सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू और हिंदुस्तान शब्द अस्तित्व में आए, उससे 3 से 4,000 साल पुरानी सभ्यता की एक मोहर हमारे पास है, जिसमें आप उस वक्त के सबसे आधुनिक समुद्री पोत को देख सकते हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य को उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना माना जाता था। यह नौसेना चोल साम्राज्य के पास थी, और इसी कारण तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था, और इसके जहाज पश्चिम से मध्य एशिया से लेकर चीन तक आते जाते थे। आज जिस भूखंड पर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, वो इंडोनेशिया भी चोल साम्राज्य के जमाने में श्री विजया हुआ करता था, जबकि थाईलैंड को स्वर्ण भूमि और द्वारवती कहा जाता था। उस दौर में चोल साम्राज्य की नौसेनाओं के साथ हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पूरे दक्षिण एशिया में फैली हुई थी, और 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा सूर्यवर्णम द्वितीय ने एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे अंकोर वाट मंदिर कहते हैं। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बना रहा, और लगभग 400 एकड़ में फैला यह मंदिर वेटिकन सिटी से 4 गुना बड़ा था। मध्य युग में भी गुजरात के व्यापारी पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक व्यापार किया करते थे, और आप सब ने अपने स्कूलों में तो यही पढ़ा होगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वर्ष 1498 में वास्को डिगामा ने की थी। आपने भी स्कूल में यही पढ़ा होगा, लेकिन एक नया अध्ययन, एक नई स्टडी ये कहती है कि वास्को डिगामा को भारत का समुद्री मार्ग एक गुजराती व्यापारी ने ही बताया था, जिसका नाम था कांजी मलाम। जून 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी पुर्तगाल में थे, तब उन्होंने भी इस गुजराती व्यापारी और भारत की समुद्री शक्ति का जिक्र किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बात तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने मुगलों को काफी नुकसान पहुंचाया, उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने में ये बात जानते थे कि एक महाशक्ति बनने के लिए एक समुद्री शक्ति बनना कितना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी से पहले तक भारत दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक था, और हमने हॉलैंड, ब्रिटिश और पुर्तगाल के समुद्री बेड़ों को बहुत ही आसानी से तब अरब सागर में हराया था। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते भारत की नौसेना कमजोर हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्र के रास्ते भारत में आकर एक दिन हमारे इस देश को अपना गुलाम बना दिया। हालांकि आज़ादी के बाद भारत की नौसेना ने अपनी खोई हुई पहचान को फिर से हासिल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, और सबसे पहले वर्ष 1961 में INS विक्रांत के रूप में भारत को एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिला, और उस वक्त भारत एशिया का पहला देश था जिसकी नौसेना के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसके बाद भारत की नौसेना और मजबूत होती चली गई, और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान जैसे देश भारत की नौसेना से बहुत पीछे हैं। भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के रूप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ चीन और अमेरिका ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास भारत से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। INS विक्रांत
मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर एक समय में 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रह सकते हैं। हमारे देश में एक खास वर्ग ऐसा है जो बार